हेलो बच्चों, तो मैं प्रिया राठौर विथआउट ई स्वागत करती हूँ आपका फिर से हमारे आज के लेक्चर में, जो कि है L7 और चैप्टर आपको पता ही है, चल रहे हैं प्लांट किंगडम। ये प्लांट अपने आप में किंग है और क्या क्या पढ़ना था हमें और क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, ये आप देख ही चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल एंजियोस्पर्म, जो कि आपको पता है। वही मैंने कहा, कहानी अब बिल्कुल सेम सी हो गई है ना, कि सब मिलता जुलता सा है, वही कहानी एक दो चेंजेस के साथ। तो शुरू करते हैं एंजियोस्पर्म। उससे पहले मैं आपको एक दो फैक्ट इसके बारे में बता देती हूँ कि एंजियोस्पर्म, जितने भी आसपास आप अपने पौधे देख रहे हैं, जितने भी प्लांट देख रहे हैं, उसमें से 90 या मैं तो बोल देती हूँ 100, क्योंकि एक दो अगर दूसरे हैं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 99% है वो एंजियोस्पर्म ही देख रहे हैं। और पूरे प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो ही एंजियोस्पर्म है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट है, वेराइटीज ऑफ प्लांट आर अवेलेबल इन दिस ग्रुप। चलिए शुरू करते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं। क्लासिफिकेशन पे जाएं फिर से, फर्स्ट लेक्चर में हमने इनको फेनरोगेम्स के अंतर्गत रखा था, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें पुष्प निर्माण होता है, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमने कहा बीज जो है वो फल से ढके हुए नहीं रहते, अनावृत बीजी इसीलिए कहते हैं। एंजियो का मतलब वही होता है, एंजियो का मतलब होता है पुष्प, या हम बोल सकते हैं कि बीज जो है वो किससे ढका हुआ है, फल से ढका हुआ है। स्पर्म का मतलब वही बीज और एंजियो का मतलब ढका हुआ। तो क्या ढका हुआ है, इसका बीज जो है वो फलों के भीतर है। इसको थोड़ी शर्म आती है तो इसने घूंघट निकाल रखे हैं। ठीक है, यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है, ये हम बता चुके हैं। इनमें जीवों में, मतलब इन पादप जीवों में वुल्फिया से लेकर, वुल्फिया क्या है, वुल्फिया जो है वो एंजियोस्पर्म का सबसे छोटा पुष्प है, बहुत छोटा पुष्प, इत्तू सा। जब हमने प्लांट शुरू किए थे और जनरल कैरेक्टर पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था सबसे छोटा प्लांट जो है वो क्लोरेला है और सबसे बड़ा जो है वो यूकेलिप्टस या सिकुआ है ना, सिकियो, जो हमने एक्चुअली उसकी स्पेलिंग ऐसी है SEQUIO, और उसको कई बार सिकिया भी कहा जाता है, सिकुआ भी कहा जाता है हिंदी में। तो वो मिलता है जो जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, और यूकेलिप्टस भी कई जगह पे आपको मिल सकता है। हालांकि सिकुआ और यूकेलिप्टस दोनों अलग अलग है, दोनों की हाइट जो है वो इतनी है 114, 115, 200 मीटर के आसपास। और ये हम सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात करें। एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा वुल्फिया है, इसका पुष्प सबसे छोटा है, तो बताओ पौधा तो सबसे छोटा होना ही है। से लेकर सबसे ऊंचे, जो कि हम यूकेलिप्टस 100 मीटर और 114 के आसपास भी मिलते हैं, से अधिक, क्योंकि वही 100 मीटर से अधिक का मतलब वही हो गया, कितना भी हो सकता है आसपास तो होता है। ठीक है, दो वर्ग द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभाजित है। इसको जरा देख लीजिए कि एंजियोस्पर्म का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो इनको दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं एक बीजपत्री, नाम देखो इसका, इसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, और इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन। इंग्लिश हिंदी दोनों में मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखो, एक बीजपत्री मतलब अगर किसी के बीज में एक ही पत्र हो, समझाती हूँ, चावल ऐसा होता है, चावल का दाना, इसमें कहीं आपको पार्टीशन दिखता है कि आप दो अलग कर सकते हो इसमें से? नहीं। गेहूं में लाइन तो दिखती है, ऐसी लाइन होती है गेहूं में, मैं मानती हूँ ऐसी, लेकिन वो दो अलग भागों में बंटता नहीं, उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। मक्के के बीज को दो भागों में आप ऐसे तोड़ सकते हो? नहीं। ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण, जिनका बीज में एक ही पत्र है, मतलब एक ही बीज बोल सकते हो। द्विबीजपत्री क्या होते हैं? ऐसे बीज जैसे चना, चने को खोला है कभी? कैसे होते हैं? बाहर से ही आपको दो पार्ट दिखते हैं, उसको खोलोगे तो दो अलग अलग बीज के टुकड़े मिलते हैं। दालें, जितनी भी दालें हैं, दो अलग अलग बीज के टुकड़े मिलते हैं। मटर खोलो, दो टुकड़े मिलेंगे, उनको बोलते हैं द्विबीजपत्री या डाई। मोनो का मतलब एक, कोटिलेडन का मतलब बीजपत्र, डाई का मतलब दो, कोटिलेडन का मतलब बीजपत्र। तो दोनों वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इनकी कुछ खासियत है, जैसे द्विबीजपत्री में पुष्पीय चक्र में
4 या 5 सदस्य होने के आधार पर की जाती है। जो द्विबीजपत्री है उनको पहचानेंगे कैसे? बीज तो बनेगा जब बनेगा, पहले कैसे पहचानोगे? इसका एक वीडियो प्रैक्टिकल में लेकर आऊंगी, थोड़ा वेट करो जब ये चैप्टर शुरू होगा एक बीजपत्री द्विबीजपत्री वाला, कि कैसे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री को देखकर पहचाने। कुछ आपको शायद पता भी हो। देखो, बीज से तो पता चल ही जाता है, साथ में इनके जो पुष्पीय चक्र होते हैं, मतलब जो फ्लावर होता है उसमें जितनी भी चीजें होंगी वो या तो 4 होंगी या 5 के सदस्यों में होंगी। अब इसको समझाती हूँ। होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री में पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र होता है का होना, पत्ती में समांतर शिराविन्यास होना, ये सब समझा रही हूँ, एवं तृतीय पुष्प यानी कि 3 की संख्या में, जैसे वहां 4 और 5 की संख्या में है, यहाँ पे 3 अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग का होना एक बीजपत्री पौधे की विशेष अभिलक्षण है। कहानी को समझे, क्या कहानी है? देखो, पहले हम बात करते हैं द्विबीजपत्री। ये है द्विबीजपत्री, जिसको हम डाइकोटिलेडन बोल रहे हैं। ये है एक बीजपत्री। अभी हम सब शॉर्ट में निपटा रहे हैं क्योंकि हमें मेन एंजियोस्पर्म पढ़ना है, इन दोनों को नहीं पढ़ना, इनका नंबर आने वाला है आगे। देखो, द्विबीजपत्री होते हैं ना, उनकी अगर आप पत्तियां देखोगे तो वो ऐसी रेटिकुलेट होती है, मतलब जालिकावत होती है, आपको ऐसी सी दिखेगी जालिका वाली। इनकी पत्तियां जो होती हैं, जैसे वहां पे लिखा था समांतर शिराविन्यास, मतलब ऐसे इस पे समांतर लाइनें होती है। शिराएं क्या होती हैं? ये जो लाइंस है इनको शिराएं कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में जो लाइंस दिखती है ना उसको बोलते हैं शिरा। तो इसकी शिराएं तो जालिका जैसी होती है, इसकी शिराएं समांतर होती है। इसके फूल, मान लो ये फूल है, फूल में क्या क्या होता है? फूल में बाहर पंखुड़ियां देखी है, इनके फूल में जितने भी मेंबर है, मेंबर मतलब पंखुड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो पंखुड़ियां होती है ना फूल की, उनको दल बोलते हैं। थोड़ा सा आपने 10th में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, इतनी मेहरबानी मुझ पे की होगी आपने। तो ये दल है, और एक ग्रीन ग्रीन सी चीज होती है यहाँ पे छोटी छोटी, उसको बोलते हैं बाहरी दल। इनको तो बोलते हैं सेपल, इंग्लिश वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे, पेटल। ठीक है, ये पेटल और ये सेपल। तो ये इनके जो पेटल, सेपल और भी कुछ संरचनाएं होती हैं, जैसे अंदर होगा वही जो हम पुराने में पढ़ते रहे, स्त्रीधानी होगी जो कि ब्रायोफाइटा में भी पढ़ के आए, और पूधानी होगी, लेकिन इनकी पूधानी को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इनको स्त्रीदानी और पूधानी नहीं बोल के एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, इसको तो कहते हैं पुंकेसर, और इसको कह देते हैं, जो स्त्री वाला भाग होता है उसको कह देते हैं स्त्री केसर। इसके भी पार्ट होते हैं, वो पार्ट वार्ड अभी हमने पढ़ने नहीं है, हम सिर्फ सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो इनमें जो भी संरचना है, मतलब पुंकेसर होंगे तो वो भी या तो 4 होंगे या 5 के समूह में होंगे। अब एक जितना होगा उतने ही बाकी होगा। अगर 4 पुंकेसर है तो 4 ही दल होंगे, 4 ही बाह्य दल होंगे, और स्त्री केसर पे भी 4 ही होगी, या एक भी हो सकती है, पर वो कंबाइन वाली होती है तो हमें ऐसा लगता है एक ही है। 4 तो सब 4 होंगे, या तो 4 होंगे या 5। अगर पुंकेसर 5 है तो दल भी 5 है, बाह्य दल भी 5 है, ये संख्या चलती है। इनमें क्या होता है? सेम यही इनमें भी पाया जाता है फूल, लेकिन इनमें ये संख्या 3 होती है। मतलब अगर 3 दल हैं तो 3 ही बाह्य दल होंगे, 3 ही पुंकेसर होगा। संरचनाएं सब है, इनमें भी वही है जो उसमें है, दोनों के फूल एक जैसे हैं, बस संख्या में फर्क है। ठीक है, स्त्री केसर इसमें भी है तो उसमें भी 3 होंगी, या 3 से कम होगी। 1 से 3 लिख दूं क्योंकि वो उसमें लिखा है, लेकिन हम वैसे एक दल देखने को नहीं मिलता, 3 दल ही होते मिनिमम, लेकिन 1 से 3 सही है थोड़ा सा। ठीक है, चलो 3 होगी या उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं होती। 4 या 5 इसमें होती है, 5 से ज्यादा हो सकती है, इसमें 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक होता है। बीज हमने देख ही लिया, इनका बीज जो होगा वो कैसा होगा? अकेला, तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, तो ये तन्हा तन्हा जी रहा है।
इसको फिर मैं 2 बनाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक ही बनाओ, चावल वाला बीज, एक बीज पत्री। इसके पास बहन भाई है ना, ये 2 में रहेंगे, तो इसका बीज पत्र मैं कुछ ऐसा बना देती हूँ, एक ये और खोलने के बाद ये दूसरा, मतलब मटर का पौधा अगर मैंने बीज खोला है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, खोला है मटर का, यहाँ से तो जुड़े हुए रहते हैं, दोनों को अलग करने के बाद 2, तो इसमें 2 बीज पत्र होते हैं, 1 और 2, खोलने के बाद बाहर से देखोगे तो चना कैसा दिखेगा, ऐसा, ये अलग करने के बाद की कहानी। ठीक है, ये अंतर होता है, बेसिक अंतर है, अभी तो बहुत है, इनके तनों में भी फर्क है, इनकी जड़ों में भी फर्क है, इनकी पत्तियों में भी फर्क है, फर्क सिर्फ ये शिराओं का नहीं है, और भी फर्क है, समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो है अभी तक हमने बात कही, उसकी बात हुई। नेक्स्ट चलते हैं, पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर यानी बीजाणु, लघु बीजाणु पत्र होता है, ये बात हम कर चुके हैं, चित्र में बता चुकी हूँ कि इनमें जो पुरुष वाले यानी पूधानी जिसको हम बोल रहे थे टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, अब इनको हम क्या कह देते हैं, पुंकेसर बोल देते हैं। पुंकेसर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं तो एक इस पे क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है, जो वो वर्ड बोल रहा है, और नीचे एक फिलामेंट होता है, ये देखो, ये लघु बीजाणुधानी है और ये इसका फिलामेंट है, ऐसा। और स्त्रीधानी अगर आप बनाना चाहते हैं तो नीचे मटके सी होती है और ऊपर यहाँ पे ऐसा होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, और ये होता है अंडाशय जिसमें होता है अंड, और यहाँ पे बनते हैं परागकण, जो हम टेरिडोफाइटा में पढ़कर आए कि पूधानी में क्या बनते हैं, परागकण, इसके अंदर क्या बनता है, अंड, क्योंकि ये स्त्रीधानी यानी स्त्री केसर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पराग कोश के अंदर पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है, जो परिपक्व होकर परागकण बनाते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडप होता है, इसको समझा देती हूँ। देखो, वो जो हमने अभी पराग कोश बनाया ना, ये वाला, इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली 4 लघु बीजाणुधानी होती है, पढ़ोगे ये 12th में, सब इसके डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी होती है, इन लघु बीजाणुधानी में कोशिका होगी, उस कोशिका को हम बोलते हैं पराग मात्र कोशिका, बहुत सारी होती है, अब वो इसका बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है, हम बोला थोड़ा सा शॉर्ट में क्योंकि हम एंजियोस्पर्म का डिटेल नहीं पढ़ रहे। अब हमें तो परागकण बनाने, टेरिडोफाइटा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि युग्मकोद्भिद बनाना है, नर युग्मक बनाना है, तो कौन सा विभाजन करना पड़ेगा, अर्धसूत्री। तो इसमें क्या होता है, इन पराग मात्र कोशिका यानी कि इसको क्या बोलते हैं, MMC बोलते हैं शॉर्ट में। देखो, लघु बीजाणु है ये, लघु बीजाणु मदर सेल इंग्लिश में, या पराग मात्र कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से 4 क्या बनेंगे, 1 2 3 4, वैसे ये ऐसे 4 नहीं बनते, चिपके हुए रहते हैं, आपको 4 बता रही हूँ। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा 12th वाला पढ़ रहा होगा, 12th की क्लास ले रहा होगा और फिर बोलेगा मैम आपने तो यहाँ अलग अलग बना दिए, 12th में तो आपने एक ही बताया, आपके हिसाब से क्लास 11th के हिसाब से चल रहा है, तो 4 बनाते हैं, यही 4 आगे जाके मतलब परिपक्व होकर क्या बनाएंगे, हमारे परागकण। और परागकण क्या है, नर युग्मक, परागकण क्या है, नर युग्मक, निषेचन करवाना है ना। ऐसे ही मादा में भी मादा युग्मक बनेगा, मादा युग्मक कहाँ बनेगा, अंड कोशिका में, जो इसको हम स्त्री केसर बोल रहे हैं। परागकण पराग कोश से निकलने के बाद हवा या अन्य एजेंसी, एजेंसी मतलब वो एजेंसी नहीं जो पासपोर्ट बनाती है, एजेंसी का मतलब परागकण जो है वो हवा से भी मादा तक पहुंचते हैं, जल से भी मादा तक पहुंचते हैं, इंसेक्ट मतलब कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पौधे पर फूल पे बैठते हैं और इनके परागकण लेके दूसरे पुष्प पे बैठ के वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं एजेंसीज। ठीक है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर देती है या कर दिए जाते हैं, इस स्थानांतरण को परागण कहते हैं। ये परागकण नहीं है, ये परागण है, समझा रही हूँ। देखो, ये तो हो गई नर युग्मक की बात। मादा हमने बनाई कुछ ऐसी,
इस पे मैंने बताया ये है वर्तिकाग्र, अलग कलर से बना देती हूँ, ये है वर्तिका, बीच का जो डंडा है, और ये होता है अंडप, और इसी के अंदर होता है अंड। ये अंड भी ऐसे नहीं बनता, वैसे ही जैसे यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना, इसमें भी क्या हुआ होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद इसमें एग बनता है, यानी कि अंड बनता है। अंडप अलग है, अंड अलग है। अंडप तो ये पूरा पार्ट अंडप है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है, इसमें अंडा बन गया। अब क्या होता है, ये फूल के अंदर ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक लिंगी और द्विलिंगाशयी लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें नर व मादा एक ही जगह पे होते हैं। जैसे अभी मैंने जो पुष्प बनाया ये वाला, इसमें पुंकेसर भी एक ही फूल में बना है और स्त्री केसर भी एक ही फूल में बना है। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें या तो स्त्री वाला होता है या पुष्प पुंकेसर होता है, दोनों नहीं होते, उनको हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, क्योंकि उसमें एक ही लिंग है। और जिसमें दोनों होते हैं उनको कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। ऐसे आपको देखने को प्रकृति में मिलेंगे, जब गौर से पौधों को देखोगे तब। तो अगर इसी पे वर्तिकाग्र है तो ये यहीं से यहीं गिर जाएगा, इसको कोई मेहनत करनी नहीं है। लेकिन अगर इसमें वर्तिकाग्र है ही नहीं, किसी दूसरे पुष्प पे, तो वहां तक जाना पड़ेगा ना इसको, नर युग्मक को, ठीक है। तो ये अंडा बन गया। अब क्या होगा, जब भी निषेचन करवाना है तो पराग कण या तो हवा, पानी, जल, जो भी मैंने कहा एजेंसियों से होकर इसके ऊपर गिरेगा। यहाँ पे येलो से बना दूं, ये पराग कण आया और यहाँ पे गिरा, फिर इसमें से क्या निकलती है, एक नली जैसी संरचना निकलती है। वो सब हमें 12th में पढ़ना है, आप चिंता मत करो। ये नली जैसी संरचना निकलती है और इससे मिल जाती है। इस नली के अंदर क्या होता है, इस नली के अंदर ये पराग कण का केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये नर युग्मक कह रहे हैं। दो होते हैं, ठीक है, एक नहीं होता। इसमें कितने होते हैं, दो, क्योंकि अभी दो वाली बात आ रही है। चलो, हाँ, ये पराग कण, ये देखो पराग कण है और ये परागगण है। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना यानी स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। और उसको परागकण को क्या कहते हैं, पोलन ग्रीन। ग और क का फर्क है, लेकिन दोनों अलग है, ठीक है। अब इनमें से एक नर युग्मक, मैंने कहा इसमें कितने केंद्रक होते हैं, कितने नर युग्मक है, दो। एक ये जो नली जाएगी ना यहां तक, ये सिर्फ क्या करेगी, एक जो नर युग्मक होगा, मान लो ये एक नर युग्मक है और ये हमारी क्या है, ये अंड है जो हम बना चुके हैं, ये इससे मिल जाएगा, इसके अंदर ही, स्त्रीधानी के अंदर ही मिल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। इन दोनों के मिलने से एक चीज बनती है। देखो ये कैसा था, अर्धसूत्री विभाजन था, तो ये कैसा होगा, एन। ये बात तो हम टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से कर रहे हैं ना, कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो भी चीज बनेगी वो कैसी होगी, अगुणित होगी, ठीक है। तो ये भी एन है, क्योंकि ये भी अर्धसूत्री विभाजन से, दोनों एन बने तो क्या बना, 2n। तो ये क्या बनता है, युग्मनज, यानी कि नर और मादा के मिलने से क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, जो 2n होते हैं। एक तो ये कहानी है, केस 1। लेकिन हमारे पास दो नर युग्मक है, दूसरा क्या करेगा, दूसरे का भी काम है, पढ़ेंगे अभी। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संलयित करता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे जरा ध्यान रखें, त्रिसंलयन। चूंकि इनमें दो संलग्न होते हैं। अभी समझाते हैं इसको, युग्मक संलयन व त्रिसंलयन, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। अभी मैं सारी बात समझा रही हूँ। और द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है, इसको भी स्टार लगा दो, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं 11th में, 12th में तो जनरल बात हो जाती है, लेकिन 11th में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या कहानी है मैं समझाती हूँ। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ये पढ़ लिया, अब इसको समझो। देखो मैं अब पूरा सफाई से बनाती हूँ। ये तो है हमारी स्त्रीधानी, ज्यादा डिटेल में अभी भी नहीं बना रही। देखो स्त्रीधानी में है ना, जो अंडप होता है ना, अंडप में सिर्फ अंड नहीं होता,
और भी कुछ संरचनाएं होती है, जैसे ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, नीचे भी 3 कोशिकाएं होती है, जिसमें से एक होती है, जिसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ ग्रीन से, जिसमें से एक जो होती है वो होती है हमारा अंडा यानी एग, जिसको हम बोल रहे हैं मादा युग्मक। ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती है उसको बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं कुछ भी बाहर से नहीं बता रही, आपकी बुक में सिर्फ नाम लिखे हुए, कौन कहाँ है आप देख लो, ठीक है। ये यहाँ है, मैं बता रही हूँ। ये जो बाकी व्हाइट कोशिकाएं, मैंने कहा 3 ऊपर है 3 नीचे, बाकी जो व्हाइट वाली कोशिकाएं वो होती है सहायक कोशिका। 3 में से 2 सहायक कोशिका होती है और एक मादा युग्मक यानी हमारा अंड होता है। बीच में 2 और कोशिकाएं होती हैं। कोशिका तो एक होती है, उसमें 2 केंद्रक होते हैं, है ना, 2 केंद्रक, इसको बोलते हैं द्विकेंद्रक। और आपकी बुक में एक और वर्ड लिखा होगा द्विध्रुवीय, ध्रुवीय केंद्रक, ऐसे भी लिखा होगा। अब नर युग्मक मैंने आपको बोला यहाँ पे आ गया है, पोलन ट्यूब आ चुकी है, यहाँ पे पधार चुकी है, इधर पोलन ट्यूब बन गई, अंदर आएगी यहाँ पे, है ना। पोलन ट्यूब मतलब पराग नलिका, यहाँ पे आई। इसके अंदर क्या है, इस पराग नलिका में 2 नर युग्मक है, ये हम बोल चुके हैं 2 केंद्रक होते हैं, तो 2 केंद्रक है इसके पास। अब क्या होगा, एक केंद्रक तो इस अंडे से संयोग कर लेगा, करवा देते हैं, दूसरा चित्र बनाते हैं। ये पोलन ट्यूब आ गई अंदर, ये वाली, जैसे ही पोलन ट्यूब आती है ये सब कोशिकाएं डीजनरेट हो जाती है, सिर्फ बीच वाली 2 बचती है, बीच वाली 2 और एक अंडा। ये अंडा हमने ग्रीन में बनाया था, ये अंडा। और यहाँ पे कितने केंद्रक आ रहे हैं इस नली में, इस नली में 2 केंद्रक आ रहे हैं। नर युग्मक में मैंने बोला ना 2 केंद्रक होते हैं, इसमें से एक वाला जो केंद्रक होता है वो तो अंडे से संयोग करेगा, मतलब एक नर युग्मक, जो वहां पे लाइन लिखी हुई थी, एक नर युग्मक मादा युग्मक से संयोग करेगा। ये अंडा बना हुआ क्या था, मादा युग्मक, और क्या बनानेगा, युग्मनज। ये इतनी कहानी हमने पिछले बोर्ड पे पढ़ी। दूसरा वाला जो केंद्रक है कौन सा, नर का, वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं भी करूं निषेचन। तो ये जो वो द्विध्रुवीय कोशिका है ना बीच वाली, जिसमें 2 केंद्रक है, उससे सहयोग करेगा। तो इस वाले को तो हम क्या कहते हैं, नर व मादा मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, निषेचन। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ये भी नर युग्मक है दूसरा वाला, और ये भी तो किसी कोशिका से मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो भाई इसको निषेचन बोल चुके हैं, तो इसको हम निषेचन 2 बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं लिखेंगे ना, तो इसको एक नाम दे दिया गया द्विनिषेचन। द्विनिषेचन। इसका मैंने बोला कि युग्मनज में क्या हुए, नर का एक केंद्रक और मादा का n मिले, तो कितना बना, 2n बना। यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो द्विध्रुवीय कोशिकाएं है इसमें भी 2 केंद्रक है, मतलब ये कैसी है, 2 केंद्रक है, मतलब 2n है ना, ये ऑलरेडी, ये कैसी है, 2n है। एक केंद्रक होता है तब तो क्या कहते हैं, n, 2 है तो 2n कहते हैं, तो ये ऑलरेडी 2n है, और उससे ये नर युग्मक आके और मिल गया, ये मान लो अंदर चला गया, और एक और, तो अब ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये क्या कहानी हो गई, ये 3 केंद्रक हो गए, इसीलिए इसको बोल रहे हैं त्रिसंलयन। हालांकि ये बहुत डिटेल में 12th में है, मैं बस शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि आपको लिखी हुई बात समझ में आ जाए बस, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसीलिए एंजियोस्पर्म में हम बोलते हैं कि निषेचन 2 बार होता है। जनरली अभी तक हमने किसी में 2 बार निषेचन नहीं पढ़ा, नर युग्मक लिया, मादा युग्मक लिया, मिला लिया, युग्मनज बना दिया, बीजाणुद्भिद बना दिया, बात खत्म कर दी। यहाँ पे एक तो नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाया, उसको भी निषेचन बोल दिया, प्लस जो दूसरा नर युग्मक है वो भी द्विध्रुवीय कोशिका से मिलके एक त्रिसंलयित केंद्रक बना लेता है। इसीलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, मतलब 2 बार निषेचन। और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही मिलता है, ना तो आपने जिम्नोस्पर्म में देखा, ना आपने टेरिडोफाइटा में देखा, ना आपने ब्रायोफाइटा में देखा, ना आपने शैवाल में देखा, ठीक है। एक बार मैं फिर समराइज कर देती हूँ। एंजियोस्पर्मी पादपों में एक नर युग्मक
एक नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होकर एक युग्मनज का निर्माण करता है जो कैसा होता है, द्विगुणित। दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय कोशिका यानी कि द्विकेंद्रक से संलयित होकर एक त्रिसंलयन, संलयन का मतलब होता है मिक्सचर, एक त्रिगुणित भी बोल सकते हैं इसको, त्रिसंलयन की जगह क्या बोल सकते हो भाई, इसको द्विगुणित बोल रहे हो तो इसको त्रिगुणित भी बोल सकते हैं। एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। चूंकि एंजियोस्पर्म में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है इसीलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे लिखना है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा और सिंपल कर दिया, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हो। अब इसका यूज क्या है भाई, बीज तो इससे बनेगा, इससे तो क्या बनेगा, बीज, इससे तो पौधा बनेगा, बीज बनेगा और उससे क्या बन जाएगा, पादप। इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि ये जब बीज बनेगा इससे भ्रूण बनेगा, फिर पादप बनेगा, उसकी रूट निकलेगी, उसकी लीफ निकलेगी, तब तक इस बीज को पोषण कौन प्रदान करेगा, इसको खाना पीना कौन देगा आगे वृद्धि करने के लिए, क्योंकि इसको पादप बनाना है, वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के लिए वहां पे ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा राइजोइड्स बन जाते हैं, है ना, वाष्प वो पढ़ लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से क्या ले लेते हैं, चीजें ले लेते हैं, इनको देने वाला कोई नहीं, तो इन्होंने अपना खाता खुद खोल रखा है। इन्होंने क्या कर दिया, त्रिसंलयन कर दिया। अब ये त्रिसंलयन जो है ये क्या करेगा, भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जो 10वां पॉइंट लिखा हुआ है, भ्रूण पोष। ठीक है, पोष में ये आपको पता चल रहा होगा, पोष का मतलब पोषण, तो ये भ्रूण पोष मतलब भ्रूण को पोषण। तो बीज से जो भ्रूण बनेगा, पहले भ्रूण बनता है फिर तो पादप बनता है, बीज से भ्रूण, भ्रूण से पादप, सब में यही है, वहां पे भी हम भ्रूण भ्रूण करते आ रहे हैं। तो इसको पोषण प्रदान करने के लिए एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूण पोष, और ये भ्रूण पोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है जब तक उसमें से क्या नहीं निकल जाती, उसमें जड़, तना, पत्ती, क्योंकि जब तक पत्ती नहीं बनेगी पौधा अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तब तक उसको कौन पोषित करेगा, तो ये भ्रूण पोष पोषित करता है उसको। ठीक है, इसीलिए त्रिसंलयन किया जाता है। पूछा जा सकता है त्रिसंलयन का क्या उपयोग है, तो त्रिसंलयन से भ्रूण पोष का निर्माण होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आई होप मैंने आपको शॉर्ट में ही सही लेकिन बात समझा दी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते वरना हम 12th में पहुंच जाएंगे सीधे, है ना। और अगर किसी को पढ़ना है तो 12th का 2nd चैप्टर पढ़ ले, जहाँ पे हमने भ्रूण निर्माण और निषेचन, द्विनिषेचन सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, वैसे ये एक तरह का डोज ही है। समझ में आ गई आपको बात, नहीं समझ में आई 2-3 बार इसको सुने समझे, समझ में आ जाएगी। बस एक बात ध्यान रखनी है, अभी तक हम जब नर युग्मक बना रहे थे तो उसमें एक ही केंद्रक होता था, एंजियोस्पर्म में 2 नर युग्मक होते हैं क्योंकि एक ही कोशिका में 2 होते हैं, तो एक तो मादा से संलयित कर लेता है, दूसरा वाला कहता है मैं भी करूंगा निषेचन, तो वो उसको मिल जाती है, ये ढूंढ रहा होता है ना। गाना सुना है, मम्मी डैडी हो जाओ रेडी जिससे मेरी शादी होगी, है ना। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, तो इसने ऑलरेडी ढूंढ रखी है कि मैं तो इससे संलयन करूंगा, तो करता है, लेकिन ये पहले से ही 2 केंद्रक होते हैं, एक और मिल जाता है तो 3 हो जाते हैं, तो ये द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, आई होप बात समझ गए होंगे। चलो, तो एंजियोस्पर्म की जो रामायण थी यहाँ की वो यहीं पे खत्म होती है, उससे ज़्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं है। और पीढ़ी एकांतरण इसमें भी होगा, कैसे होगा पीढ़ी एकांतरण एक बार समझा दूं, वैसे हर में हम पढ़ते आए हैं पीढ़ी एकांतरण, इसको क्यों छोड़ दें। देखो, मेन प्लांट होगा, चाहे वो एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, ये मेन प्लांट बना देती हूँ, पत्तियाँ बना दूँ इसकी थोड़ी सी बदसूरत टाइप की, ये हो गया हमारा प्लांट। इसमें क्या लगेंगे, फूल लगेंगे, और यही एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है। देखो, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं बन रहे थे, जिम्नोस्पर्म में इसमें फूल बनते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, पुंकेसर, और अंदर क्या होगा, स्त्री केसर होता है। पुंकेसर से नर युग्मक बनता है और
स्त्री केसर में मादा बनती है। ये पौधा कैसा है? द्विगुणित है। इनका जो मेन पादप होगा, जो मेन प्लांट होगा वो कैसा रहेगा? 2n रहेगा। टेरिडोफाइटा से ही कहानी शुरू हो चुकी है इस वाली। ये कैसे हैं? ये NN है, क्योंकि ये कैसे बने थे? अभी हमने बनाए अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन में ये दो मिले और क्या बनाया? युग्मनज बनाया, निषेचन हुआ तब। तो ये कैसा है? 2n। इससे क्या बनेगा? बीज बनेगा। पहले बीज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर क्या बन जाएगा? पादप। तो इसका पीढ़ी एकांतरण समझ गए आप। ये साइकिल चलता रहेगा। ये द्विगुणित है और वापस कहां से द्विगुणित शुरू हो गया? युग्मनज से। सिर्फ ये वाली कहानी जो है वो अगुणित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद। ये वाला पार्ट, नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने वाला पार्ट क्या है? युग्मकोद्भिद। क्योंकि युग्मकोद्भिद हम किसे बोलते हैं? जहाँ पे युग्मक बनते हैं जो अगुणित होता है। और ये पूरी कहानी यहाँ से लेकर और पादप बनने तक की क्या रहेगी? बीजाणुद्भिद। अब मेरे इतनी बार एकांतरण पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि अब आपको पीढ़ी एकांतरण अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि अब हमें पीढ़ी एकांतरण को पढ़ना है एक साथ। ये अलग अलग पढ़ा, अब एक साथ पढ़ेंगे किसमें कैसे टाइप का पीढ़ी एकांतरण हमने देखा, जो कि मैं आपको दिखाती आई हूँ हर ग्रुप में। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। इसी के साथ आज जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है एंजियोस्पर्म के साथ। अब हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, पीढ़ी एकांतरण, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? पीढ़ी एकांतरण।